हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग खत्म करने वाले हैं भाई हमारे 7वें लेक्चर को। ये चैप्टर जो है हमारा आज खत्म हो जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कल हमने पढ़ा था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसके अंदर हमने काफी सारे पोस्टुलेट पढ़े थे, क्या होता है ऑर्बिटल्स वगैरह के बारे में हमें पता चला था। आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जितने भी होते थे क्वांटम नंबर्स के हिसाब से, उनकी शेप क्या होती है और ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की फीलिंग क्या होती है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन की फीलिंग से मेरा मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बनेगी अलग अलग एटम की, वो आखिर क्या बनेगी। तो इन दोनों ही टॉपिक के साथ में ये लेक्चर खत्म होगा और ये चैप्टर भी खत्म होगा आज। ठीक है भाई। सबसे पहले हम लोग ये पता लगाते हैं कि आखिर जो शेप है उसका एस्टिमेट लगाया कैसे जाता है। देखो, ऑर्बिटल की जो शेप थी वो हमने कैसे देखी थी भाई। एस ऑर्बिटल की सर्कुलर शेप है, एक असल में स्फेरिकल शेप है। तो आखिर हमें ये पता कैसे चला, और क्या इंस्ट्रूमेंट हमें डायरेक्टली शेप दिखा देता है ऑर्बिटल की? तो इसका जवाब है नहीं। असल में हम लोग जो इक्वेशन पढ़ रहे थे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ रहे थे, उसके हिसाब से इंस्ट्रूमेंट में एक ग्राफ बन जाता है। इंस्ट्रूमेंट में जो ग्राफ बनता है वो बनता है साई स्क्वायर वर्सेस आर के बीच में। साई स्क्वायर यहाँ पर फंक्शन है। साई स्क्वायर किसके कोरस्पॉन्डिंग होता था? इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के। जहां पर साई स्टार की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। आर है भाई रेडियस ऑफ एटम। तो रेडियस ऑफ एटम के रिस्पेक्ट में जब साई स्टार का ग्राफ हम लोग बनाते हैं तो वो कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलता है। रेफरेंस के लिए मैं बता दूं, ये 1s ऑर्बिटल के लिए ग्राफ है, ये 2s के लिए ग्राफ है। अब यहां पर एक चीज ध्यान से देखो, इस एक्सिस पर है आर, रेडियस ऑफ एटम। यहां पर हमें दिखेगा भाई कि ऑलमोस्ट 0.1 नैनोमीटर के ऊपर सबसे ज्यादा साई स्टार की वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है। मतलब कि 0.1 नैनोमीटर के ऊपर जरूर कोई ना कोई ऑर्बिटल होने वाला है। तो एटम में अगर न्यूक्लियस यहाँ पर है तो 0.1 नैनोमीटर के आसपास कोई ना कोई ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल वही जगह होती है, वही स्पेस होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस लेंथ के ऊपर मैक्सिमम आ रही है तो मतलब यहाँ पर ही एक ऑर्बिटल होगा जरूर। ये मैंने बताया कि भाई ये 2s के लिए ग्राफ है। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ऑलमोस्ट 0.2 नैनोमीटर के ऊपर साई स्टार की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। देखो, 1s के लिए तो ये वाली हो गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एक बार फिर से जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा जो कि आ रही है, वो आ रही है 0.2 नैनोमीटर के ऊपर। इसका क्या मतलब होगा कि जरूर न्यूक्लियस से 0.2 नैनोमीटर की डिस्टेंस पे एक और ऑर्बिटल है। इस तरीके से डिफरेंट ऑर्बिटल्स की शेप को विजुअलाइज किया जाता है। बेसिकली हमारे पास ग्राफ मिल जाता है रेडियस वर्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, उसके हिसाब से हम लोग ड्रॉ कर पाते हैं डिफरेंट ऑर्बिटल्स की शेप और किस डिस्टेंस के ऊपर वो प्रेजेंट है। तो ये काफी एक हाई फाई चीज है भाई, जिसके हिसाब से हमें ऑर्बिटल्स वगैरह की शेप पता चलती है, कितनी डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी है, ये हमें पता चल जाती है। और ऐसे ड्राइव होती है डिफरेंट ऑर्बिटल्स की शेप। यहाँ पर एस ऑर्बिटल की शेप हमने बहुत अच्छे से समझ ली है। बाकी कुछ एक ऑर्बिटल्स की शेप भी हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ भाई, जो ये शेप हम लोग बना रहे हैं ना, इसको बाउंड्री सरफेस डायग्राम बोला जाता है। बाउंड्री सरफेस डायग्राम का क्या मतलब है, देखो मैं आपको बताता हूँ। मान लो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज हमारे पास आ गई हैं भाई। अब यहां पर एक बात समझो, जहां पर ये डॉट 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 की डेंसिटी मिनिमम है वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है। जहां पर इन डॉट डॉट्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी मैक्सिमम है। ये छोटा सा हमारे पास हिसाब किताब होता है इसका। ठीक है। तो हम लोग असल में जब इसका डायग्राम बनाते हैं तो इतनी सारी डॉट्स बार बार नहीं बनाते। हम सीधा सा क्या समझते हैं भाई, यहां पर जरूर कोई न्यूक्लियस है और इस तरीके से जहां जहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वहां पर एक सर्कल बना देते हैं। तो इसको बोला जाता है बाउंड्री सरफेस डायग्राम।
जिस बाउंड्री पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही थी उस बाउंड्री के ऊपर हमने एक सर्कल बना दिया। तो असल में ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, हर जगह पर इस तरीके से डॉट डॉट हमें नहीं बनानी पड़ेगी। इसको बोला जाता है बाउंड्री सरफेस डायग्राम। ठीक है भाई, ये था बाउंड्री सरफेस डायग्राम। अब हम लोग करते हैं शेप्स ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल। देखो भाई, तीन तरीके की सबशेल हैं जिनके ऑर्बिटल्स की शेप हमको करनी है। एक होती है एस सबशेल। एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है जिसकी शेप क्या होती है भाई, स्फेरिकल। इसकी शेप क्या होती है, स्फेरिकल होती है। उसके बाद आता है पी सबशेल। पी सबशेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, पहले तो ये देखो। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे निकालते थे, क्वांटम नंबर्स के हिसाब से निकालते थे। पी सबशेल के लिए एल की वैल्यू होती थी 1, और एम एल जिससे ऑर्बिटल्स का पता चलता था उसकी वैल्यूज कहां कहां पर होती थी, -L से लेके +L तक। तो -L हो जाएगा -1, और इससे लेके +1 तक। तो -1 से +1 तक तीन वैल्यू बन रही हैं, मतलब तीन ऑर्बिटल होंगे पी सब सेल के अंदर। तीनों का हमने जब स्ट्रक्चर देखा था तो हमें पता चला था भाई, एक एक्स एक्सिस की तरफ होता है, एक वाई एक्सिस की तरफ होता है, एक जेड एक्सिस की तरफ होता है। देखो अगर हम लोग इस तरीके से मान लें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, तो ऑर्बिटल्स की शेप कुछ किस तरीके की होगी, देखो ऐसी होगी भाई। एक पी ऑर्बिटल होगा एक्स एक्सिस की तरफ, एक पी ऑर्बिटल होगा वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, और एक पी ऑर्बिटल होगा जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। तो बेसिकली पी ऑर्बिटल्स की शेप डंबल टाइप की होती है, इस तरीके की शेप होती है पी ऑर्बिटल की, इसको डंबल शेप भी बोलते हैं। और क्योंकि तीन ऑर्बिटल है, तीनों एक एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगा, मान लो बीच में न्यूक्लियस है तो एक एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगा, एक वाई एक्सिस की डायरेक्शन में होगा, और एक होगा जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। तो पी में होते हैं भाई इतने ऑर्बिटल। अब देखते हैं भाई डी ऑर्बिटल्स की शेप को, ये कैसी होती है। देखो सबसे पहले तो डी सब शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, कैसे निकालेंगे। देखो एस पी डी एफ सब शेल के लिए नंबर आपको याद होंगे एल के। एस पी डी एफ एल जो एजीमुथल क्वांटम नंबर था उसकी वैल्यू होती है 0 1 2 3। तो डी सब शेल के लिए मतलब कि एल की वैल्यू होगी 2। अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने हैं, कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकलते हैं एम एल से। एम एल की कितनी वैल्यूज होती हैं, -L से लेके +L तक। -L हो जाएगा -2, इससे लेके +2 तक वैल्यू निकली है, तो लिखो -2 -1 0 +1 +2, पांच वैल्यूज टोटल आ गई, मतलब 5 ऑर्बिटल होंगे डी सब शेल के अंदर। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं भाई 5 ऑर्बिटल्स किस किस तरीके के होते हैं। देखो तीन ऑर्बिटल्स की शेप तो होती है बिल्कुल सिमिलर सी, वही एक्स वाई जेड एक्सिस आप लोग यहां पर भी मान के चलना, इस तरीके से एक्स वाई जेड एक्सिस है। अब यहां पर देखो भाई, तीन ऑर्बिटल होते हैं कुछ इस तरीके के, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, और डी एक्स जेड। ये तीनों कैसे होते हैं, देखो एक्स वाई का मतलब है कि यहाँ पर चार लोब होंगे और एक्स वाई एक्सिस के बीच में होंगे। देखो मान लो ये एक्स वाई एक्सिस है, तो जेड एक्सिस भी एक होगी यहां से, मान लो यहां पर हम लोग जेड एक्सिस को एक बार इग्नोर करते हैं क्योंकि हम लोग डी एक्स वाई वाला डी ऑर्बिटल देख रहे हैं, तो वो कुछ इस तरीके का होगा भाई। एक्स एक्सिस के बीच में से इस तरीके से चार लोब पास करेंगे, ये हो गया डी एक्स वाई का स्ट्रक्चर। अगर हमें बनाना है डी वाई जेड का स्ट्रक्चर, तो वो कुछ इस तरीके से हमें मिलने वाला है। मान लो यहाँ पर वाई जेड एक्सिस हम लोगों ने मान लिया, इस बार एक्स एक्सिस इनके परपेंडिकुलर हो गया, मतलब कि आर पार यहाँ पर निकल रहा है एक एक्स एक्सिस, कुछ इस तरीके से आप लोग मान सकते हो। ठीक है, अभी जो डी वाई जेड ऑर्बिटल होगा वो भी बिल्कुल इसके बीच से ऐसे पास कर रहा होगा। ये एक्स एक्सिस के अंदर के से पास नहीं कर रहा, ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, एक्स वाई एक्सिस के बीच में से ये पास कर रहा है। सिमिलरली एक और ऑर्बिटल होगा बाई डी एक्स जेड, जिसके अंदर ये दोनों एक्सिस क्या हो जाएंगे, एक एक्स हो जाएगा एक जेड हो जाएगा।
तो इस तरीके से ये तीनों ऑर्बिटल यहाँ पर होते हैं। 5 में से 3 डी ऑर्बिटल तो हमने पकड़ लिए। 2 और ऑर्बिटल होते हैं भाई डी के अंदर, जो कि एक का नाम होता है डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। अब एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर का क्या मतलब है भाई, देखो एक्स वाई एक्सिस होगा और ये वाला ऑर्बिटल डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर ऑर्बिटल इन एक्सिस के बीच से पास करने वाला है, इन एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होगा बेसिकली। बाकी के जो 3 ऑर्बिटल थे एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड, वो इन एक्सिस के बीच में से पास हो रहे थे लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर रहे थे। लेकिन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला जो ऑर्बिटल होता है वो एक्स और वाई एक्सिस के बिल्कुल सेंटर से पास करता है, बिल्कुल इन एक्सिस के ऊपर ही प्रेजेंट होता है। बाकी के तीनों बीच में थे, ये होता है ऊपर प्रेजेंट। नेक्स्ट एक लास्ट डी ऑर्बिटल होता है भाई डी जेड स्क्वायर। इसकी शेप कुछ इस तरीके की होती है। एक लोब इसका होता है जेड की डायरेक्शन में, मान लो ये जेड एक्सिस है, एक्स वाई एक्सिस बेसिकली इसके परपेंडिकुलर होंगे। इस तरीके से आप लोग मान सकते हो कि यहाँ पर एक एक्स एक्सिस भी है और एक वाई एक्सिस भी है। अब जेड की शेप कुछ इस तरीके की होती है भाई। जेड एक्सिस के ऊपर एक लोब होता है पी ऑर्बिटल के जैसा, साथ में इसी के ऊपर एक और रिंग भी होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी प्रेजेंट होती है। जहां जहां पर हम लोग ये बाउंड्री बना रहे हैं, ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, वहां पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑब्वियसली प्रेजेंट है ही, लेकिन डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल में इस तरीके से एक रिंग की तरह भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो प्रेजेंट होती है। इस तरीके से ये यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी और यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती ही है। तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है उसके हिसाब से हम लोगों को ये स्ट्रक्चर मिल जाते हैं। तो जो 5 डी ऑर्बिटल थे भाई उनकी शेप आपको ध्यान में रखनी है। 3 की शेप होती है इस तरीके की, एक्स वाई वाई जेड और डी जेड एक्स, वो एक्सिस के बीच में से पास करते हैं लेकिन एक्सिस को क्रॉस नहीं करते कभी भी। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला जो ऑर्बिटल है वो एक्सिस के बिल्कुल ऊपर ही प्रेजेंट होता है, एक्सिस के अंदर से क्रॉस करता हुआ जाता है। और डी जेड स्क्वायर जो है वो जेड एक्सिस को क्रॉस करता है और साथ में उसके आजू बाजू में एक रिंग भी होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी होती है। तो ये था भाई डिफरेंट ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं डिफरेंट ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर। ये डिफरेंट शेप होती हैं सभी ऑर्बिटल्स की। ऑलराइट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट इस लेक्चर का, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आखिर कैसे भरे जाते हैं, तो देखो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग एनर्जीज के हिसाब से होती है। इलेक्ट्रॉन की फीलिंग अगर हमें सीखनी है तो उससे पहले हमें यह सीखना पड़ेगा कि हम कैसे कंपेयर करें किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी, किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी। अगर ये हमें पता चल गया तभी हम लोग बाद में इलेक्ट्रॉन फीलिंग स्टार्ट कर पाएंगे। तो ये देखने के लिए कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, हमारे पास एक रूल होता है जिसको बोला जाता है भाई एन प्लस एल रूल। एन क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल था एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसका यूज किया जाता है ऑर्बिटल्स की एनर्जी को जज करने के लिए। देखो सिंपल सा रूल है, आपको जो भी ऑर्बिटल दे रखा है उसके लिए एन प्लस एल की वैल्यू निकाल दो। मैथमेटिकली भी समझेंगे, पहले देख लेते हैं यहाँ पर लिखा क्या हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स आर फील्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करे जाते हैं भाई, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर के रूप में। सबसे पहले जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरो, उसके बाद उससे नेक्स्ट एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन भरो, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी तक हम लोग बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमें बस यही सीखना है कि एनर्जी का अंदाजा हम कैसे लगाएं, किस ऑर्बिटल की कितनी एनर्जी है ये कैसे पता लगाएं। तो देखो लोअर द वैल्यू ऑफ एन प्लस एल ऑफ एन ऑर्बिटल, कोई भी ऑर्बिटल होगा उसके लिए एन और एल की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। लोअर विल बी इट्स एनर्जी, जिस ऑर्बिटल के लिए एन प्लस एल की वैल्यू कम होगी उस ऑर्बिटल की एनर्जी भी कम होगी। एंड वाइस वर्सा, मतलब जिस ऑर्बिटल के लिए एन प्लस एल की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
n प्लस एल वैल्यू। यही है n प्लस एल रूल। ठीक है। अब कुछ ऑर्बिटल ऐसे होंगे भाई जिनके लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाएगी। उस केस में क्या होगा भाई, अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाए तो जिसका n बड़ा है उसी की ज्यादा एनर्जी हो जाएगी। ये सिंपल सा रूल हमारे पास है बेसिकली समझने के लिए। क्या समझने के लिए? कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी और किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी। तो ये सिंपल से रूल है भाई हमारे पास जो हमें फॉलो करने हैं। ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने दे रखा है भाई, 5 सबसेल दे रखी है, इनके कोरस्पॉन्डिंग कितने भी ऑर्बिटल हो सकते हैं। बेसिकली बस यह ध्यान में रखो, ये 5 सबसेल दे रखी है। हमें क्या बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो बेसिकली सीधी सी बात है, एन प्लस एल की वैल्यू निकालनी है सबके लिए। 2p के लिए n की वैल्यू है 2 और l की वैल्यू कितनी है भाई, ये ध्यान रखना, 4 ही सबसेल होती हैं और चारों के लिए वैल्यू ये होती है SPDF 0 1 2 3, ये होती है l की वैल्यू। तो p सबसेल के लिए l की वैल्यू है 1, ये हो जाएगी 3। n प्लस एल की वैल्यू 2p के लिए क्या हो गई भाई 3। नेक्स्ट ऑर्बिटल है 3s। 3s के कोरस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल हो सकता है, n की वैल्यू है 3, s सबसेल के लिए l की वैल्यू होती है 0। तो इसके लिए भी कितना आ गया, 3 हमारे पास आ गया। इन दोनों के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम आ गई। तो कैसे डिसाइड करेंगे भाई किसकी एनर्जी कम है किसकी ज्यादा है? तो देखो, n प्लस एल की वैल्यू अगर सेम हो जाए तो जिसका n ज्यादा उसी की एनर्जी ज्यादा, जिसका n कम उसी की एनर्जी भी कम। ऐसे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्बिटल है भाई 3d। 3d के लिए n की वैल्यू है 3 और l की वैल्यू होती है d के लिए कितनी, 2। तो यहाँ पर 3 प्लस 2 हो गया 5। नेक्स्ट सबसेल है भाई 4s। 4s सबसेल के लिए n की वैल्यू है 4 और s के लिए l की वैल्यू 0। तो ये हो गई भाई 4। नेक्स्ट है हमारे पास 4p। 4p में देखो, 4p में n की वैल्यू तो 4 हो गई और p सबसेल के लिए l की वैल्यू होती है 1। तो ये आ गया हमारे पास 5। अब यहां पर देखो भाई, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी हमें लिखना है। सबसे हाईयर एनर्जी का ऑर्बिटल कौन सा होगा, 3d और 4p दोनों के लिए मैक्सिमम वैल्यू है n प्लस एल की। तो देखो 3d और 4p इनकी एनर्जी तो मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट किसके लिए n की वैल्यू ज्यादा है भाई, 4s के लिए। 4s के लिए n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा है। उसके बाद 2p और 3s के लिए n प्लस एल की वैल्यू है 3। तो इन दोनों की एनर्जी कम होने वाली है, 2p और 3s। ये एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा। अब 3d और 4p दोनों के लिए n प्लस एल की वैल्यू तो है सेम। तो इनमें कैसे डिसाइड करेंगे भाई, जिसके लिए n ज्यादा उसी की एनर्जी ज्यादा। तो 4p और 3d में n किसका ज्यादा है, 4p का। तो 4p की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी 3d से। उसके बाद है 4s। नेक्स्ट 2p और 3s के लिए n प्लस वैल्यू सेम है। तो यहां पर ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, जिसका n ज्यादा होगा। 3s के लिए n की वैल्यू 3 है तो इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी 3s 2p। ये हो जाएगा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी, इस तरीके से लेफ्ट से राइट। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं किस ऑर्बिटल की, किस सबसेल के अंदर के ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी और किसकी ज्यादा होगी। ये तरीका है भाई, ये था n प्लस एल रूल। अब यहां पर हम लोग बढ़ते हैं भाई, कौन से ऑर्बिटल होते हैं सबसेल के अंदर, उन सब का नाम हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। और उसके बाद में मैं आपसे पूछूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, उसको आपको सोचना है इसका आखिर क्या रीजन है। ठीक है, सबसे पहले जो मैं लिखवाता हूं वो लिखो, n की वैल्यू अगर 1 है उसके अंदर नंबर ऑफ सबसेल कितनी होंगी, एक ही होगी। l की वैल्यूज क्या क्या हो सकती थी भाई, 0 से लेके n-1 तक। यहां पर n-1 हो जाएगा 0, तो सबसेल की वैल्यू हो जाएगी 0। मतलब हम यहाँ पर क्वांटम नंबर नहीं कर रहे हैं, मैं यहाँ पर सीधा सबसेल लिख रहा हूं। फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही सबसेल होगी, कौन सी, s। और उस s के कोरस्पॉन्डिंग एक ही ऑर्बिटल होगा जिसको बोला जाता है 1s। ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, सेकंड सेल में कितनी सबसेल होंगी, 2।
एक के लिए एल की वैल्यू होगी 0 जो कि है एस, एक के लिए एल की वैल्यू होती है 1 जो कि होती है पी सब सेल। तो मतलब सेकंड ऑर्बिट के अंदर दो सब सेल मिलने वाली है। सेकंड सेल के एस सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होगा जो कि होगा 2s, और सेकंड सेल के पी सब सेल में तीन ऑर्बिटल होंगे जो कि कौन से होंगे भाई, 2px, 2py, 2pz। ये तीन ऑर्बिटल होंगे सेकंड सेल के पी सब सेल में। नेक्स्ट देखते हैं भाई, थर्ड सेल जो है उसके अंदर कौन सी सब सेल होंगी, एस, पी और डी। थर्ड सेल के एस सब सेल में एक ऑर्बिटल होगा 3s। थर्ड सेल के पी सब सेल में तीन ऑर्बिटल होंगे 3px, 3py और 3pz। ये तीनों ऑर्बिटल्स के नाम हो जाएंगे। थर्ड सेल के डी सब सेल में पांच ऑर्बिटल होंगे जिनका नाम क्या होगा, 3dxy, 3dyz, 3dxz। एक और कौन सा होगा भाई, 3d x² - y², और लास्ट एक क्या होगा, 3dz²। ये होंगे पांच डिफरेंट ऑर्बिटल। सिमिलरली देखो, एन की वैल्यू अगर फोर्थ है, फोर्थ ऑर्बिट में कितनी सबसेल होंगी भाई, उतनी ही सबसेल होंगी जितना कि 0 से लेके n-1 तक नंबर बनते हैं। 4 अगर n है तो l की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 0, 1, 2 एंड 3। 0, 1, 2, 3 के कोरोस्पोंडिंग सबसेल कौन सी होती हैं, s, p, d और f। सेम वही क्वांटम नंबर वाला काम हम लोग कर रहे हैं। फोर्थ सेल के एस सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होगा जो कि होगा 4s। फोर्थ सेल के पी सब सेल में तीन ऑर्बिटल होंगे जो कि होंगे 4px, 4py, 4pz। फोर्थ सेल के डी सब सेल में पांच ऑर्बिटल होंगे सेम ऊपर 3d की तरह, 4dxy, 4dxz, 4dyz, 4d x² - y², 4dz²। अब एफ सब सेल के अंदर भाई सात ऑर्बिटल होते हैं, इनके नाम और शेप मैं आपको बाद में करवाऊंगा, लेकिन वो रिलेवेंट नहीं है, वो आपको काम में नहीं आएंगे। डी एफ ऑर्बिटल की जो शेप है, एफ ऑर्बिटल की सातों ऑर्बिटल की शेप वो कभी काम में नहीं आती है। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपको उसका रेलेवेंस बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये ऑर्बिटल होते हैं। अब यहां पर देखो भाई, हमने किया है एक n+l रूल। n+l रूल में हमने क्या देखा है, जिसके लिए n+l की वैल्यू ज्यादा उसी की एनर्जी ज्यादा, जिसकी n+ वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम। तो सब सेल्स के अंदर तक तो हम लोग इलेक्ट्रॉन भर लेंगे, लेकिन जब इन ऑर्बिटल्स की बारी आएगी, मान लो 3p सब सेल की बारी आ गई, 3p के अंदर तो तीन ऑर्बिटल है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, यहां पर हम लोग फंस जाएंगे। यहां तक हमारा n+l रूल जो है वो फेल हो जाएगा। तो वहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट हमारे पास होते हैं। बेसिकली मेन बात आपको अभी क्या समझनी है जो मैं समझाना चाह रहा हूं, देखो किसी भी एक सेल के एक सब सेल में जितने भी ऑर्बिटल होते हैं उन सब की एनर्जी बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल 2s में, 2s सब सेल में एक ही ऑर्बिटल है तो इसमें तो ऑर्बिटल ही एक है, इसकी कुछ एनर्जी होगी। 2p सब सेल में तीन p ऑर्बिटल है, कौन से 2px, 2py और 2pz। इन तीनों की एनर्जी बराबर होगी भाई। 3s सब सेल में एक ही ऑर्बिटल है 3s। 3p में तीन ऑर्बिटल हैं, उन तीनों की एनर्जी बराबर होगी, बिल्कुल बिल्कुल बराबर एनर्जी इनकी होगी। इनके लिए n+l की वैल्यू भी सेम है, n भी सेम है। नेक्स्ट देखो, 3d सब सेल के अंदर पांच ऑर्बिटल जो हैं, इन पांचों की एनर्जी सेम होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन के भरने की प्रोबेबिलिटी इन पांचों में मैक्सिमम है। ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं ये हमें अभी भी सीखना है। अब तक हम लोग सब सेल्स तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अगर सब सेल में हमें इलेक्ट्रॉन भरने हो तो हम लोग इस तरीके से फीलिंग जो है कर पाएंगे। लेकिन मेन बात क्या है भाई, किसी भी सब सेल के अंदर जो भी ऑर्बिटल होंगे सबकी एनर्जी बराबर होगी। 3D में पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर होगी। बस अभी के लिए इतना समझो, 4s के अंदर एक ही ऑर्बिटल है, 4p के अंदर जो तीनों ऑर्बिटल है तीनों की एनर्जी बराबर है। 4d के अंदर जो पांच ऑर्बिटल है उन पांचों की एनर्जी बराबर है, और 4f के अंदर जो डिफरेंट 7 ऑर्बिटल्स होंगे उन सातों की एनर्जी बराबर होगी।
किसी एक पर्टिकुलर सेल की सब सेल में जितने भी ऑर्बिटल होते हैं उन सब की एनर्जी बराबर होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स, ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब है एनर्जी के वो किस लेवल पर है। जेनरेसी का बेसिकली यही मतलब होता है एनर्जी का कौन सा लेवल है। अगर सभी ऑर्बिटल्स डीजेनरेट हैं तो इसका मतलब हो जाएगा उनके एनर्जी लेवल में फर्क ही नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ भाई, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ, मान लो दो पी सबसेल के तीन ऑर्बिटल हैं, पी एक्स पी वाई और पी जेड। तीनों ऑर्बिटल्स डीजेनरेट होंगे, तीनों का एनर्जी लेवल बिल्कुल बराबर होगा, ऊपर नीचे नहीं होने वाला। तीनों के तीनों पी ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पे होंगे। यहाँ पर इन तीनों की एनर्जी जो है बिल्कुल सेम होगी। सिमिलरली इन तीनों की एनर्जी सेम होगी, इन पांचों की एनर्जी सेम होगी। अगर सिंगल ऑर्बिटल है तो उसकी एनर्जी तो सेम डिफरेंट हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। 4p के अंदर ये तीनों ऑर्बिटल है, इन तीनों की एनर्जी सेम होगी। 4d के अंदर 5 ऑर्बिटल है, इन पांचों की एनर्जी सेम होगी। 4f के अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं, उन सातों की एनर्जी सेम होगी। ये मतलब है भाई, ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू ए पार्टिकुलर सबसेल हैव सेम एनर्जी। किसी एक सेम सबसेल के अगर वो ऑर्बिटल हैं तो उनकी एनर्जी सेम होगी। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि 2p के तीनों p ऑर्बिटल की एनर्जी और 3p के तीनों p ऑर्बिटल की एनर्जी भी सेम हो जाएगी। नहीं, इनके लिए तो n प्लस एल की वैल्यू ही बदल गई। n प्लस एल रूल के हिसाब से ही ये तो कम ज्यादा एनर्जी के हो गए, लेकिन 2p के जो ये तीन ऑर्बिटल हैं इन तीनों की एनर्जी सेम है n प्लस एल रूल के हिसाब से भी, ठीक है। ये मतलब है ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट। डीजेनरेट मतलब उनके एनर्जी लेवल में कोई फर्क नहीं है। अगर एक पी ऑर्बिटल इस लेवल पे है, दूसरा उससे कम या फिर ज्यादा नहीं है, बिल्कुल बराबर एनर्जी लेवल पे है। ये मतलब है इस स्टेटमेंट का, ऑर्बिटल्स ऑफ ए पर्टिकुलर सबसेल आर डीजेनरेट, ठीक है भाई। अब जो एफ ऑर्बिटल की शेप है ना भाई, वो कुछ इस तरीके की होती है। ये होती है 7 एफ ऑर्बिटल हमारे पास। इनकी शेप का कोई काम नहीं आने वाला आपके पूरे केमिस्ट्री के करियर में, ये मैं आपको बता देता हूँ। ना आपको ये नाम रटने की जरूरत है, ना इनकी शेप याद करने की जरूरत है। एक तरीके से हम लोग ये बोलते हैं कि इसकी फ्लावर टाइप शेप होती है, एफ फॉर फ्लावर, ऐसा समझ लो। ये डिफरेंट 7 ऑर्बिटल होते हैं। आपको मेन बात क्या याद रखनी है भाई, एफ सब शेल के अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं, सातों की एनर्जी सेम है। दैट्स इट, बात खत्म। इतना ही याद रखना है आपको एफ के बारे में, ठीक है। ये शेप होती है भाई। अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं भाई इलेक्ट्रॉन फीलिंग की तरफ। इलेक्ट्रॉन फीलिंग हमने एक चीज समझ ली है, एन प्लस एल की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी एनर्जी बढ़ती रहेगी और उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन भरते रहेंगे। अब हम लोग ऑफ्पा प्रिंसिपल करते हैं भाई। ऑफ्पा प्रिंसिपल ने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट करवाता हूं भाई। आपको n प्लस एल की वैल्यू याद नहीं रखनी पड़ेगी, निकालनी नहीं पड़ेगी हर ऑर्बिटल के लिए। अगर आप सिंपल सी ये ट्रिक समझ लोगे तो आपको क्या करना है भाई, यहां पर इस तरीके से लिख देना है 1s, ये सब सेल होगी। सेकंड में कितनी सब सेल होती हैं, दो, 2s, 2p। थर्ड में कितनी होती हैं, तीन, 3s, 3p, 3d। फोर्थ में कितनी होती हैं, चार, 4s, 4p, 4d, 4f। फिफ्थ में कितनी होती है, पाँच, चार, चार ही होती है, सब सेल चार से ज्यादा नहीं होती। 5s, 5p, 5d, 5f। सिक्स्थ में होती हैं 4s, 6s, 6p, 6d, 6f। सेवन्थ में होती है 7s, 7p। बस यहीं तक हमारे सारे इलेक्ट्रॉन जो है फिल हो जाते हैं, 118 के 118 एलिमेंट में फिल हो जाते हैं। आपको क्या करना है भाई, डायगोनली लाइंस लगानी है राइट से लेफ्ट की तरफ, इस तरीके से। इस तरीके से लाइंस आपको लगानी है इसके अंदर। अब इन लाइनों से क्या होगा देखो, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये जो लाइंस है ना, ये बेसिकली ट्रिक्स हैं ये याद रखने के लिए कि भाई किस सब सेल की एनर्जी ज्यादा होगी और किसकी एनर्जी कम होगी। ये एक तरीके से ट्रिक बन जाती है। अगर इस ट्रिक के हिसाब से हम लोग याद रखें कि भाई डिफरेंट सब सेल्स के लिए एनर्जी का ऑर्डर क्या है, तो बहुत आसान हो जाएगा। बेसिकली आपको फर्स्ट हैरो के टेल से हेड की तरफ मूव करना है। एरो जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में। सबसे पहला ऑर्बिटल कौन सा आ रहा है अपने पास, या फिर सबसेल कौन सी आ रही है, 1s। उसके बाद 2s, उसके बाद 2p,
और उसके बाद 3s। पहले अगर हम लोग यहाँ से एरो की डायरेक्शन में चलेंगे, 1s 2s, उसके बाद 2p आएगा, 2p के बाद 3s आएगा, 3s के बाद 3p आएगा, उसके बाद 3d नहीं आएगा, 3p के बाद 4s आएगा। तो ऐसे हम लोग एक शॉर्टकट सा बना सकते हैं। ऐसा करने से हमें क्या पता चल रहा है भाई, देखो हमें n प्लस एल वैल्यू नहीं निकालनी पड़ रही है। इस ट्रिक से सीधा सा हमें याद हो गया है एनर्जीज का ऑर्डर, 1s की एनर्जी सबसे कम, फिर 2s की, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, उसके बाद 3p के बाद 4s, उसके बाद 3d, उसके बाद 4p, उसके बाद 5s, 5s के बाद फिर अगली एरो पे मूव करो, क्या आ गया 4d, 5p, 6s। इसके बाद फिर अगली एरो पे मूव करो, 4f, 5d, इस तरफ लिख रहा हूं मैं, 6p, 7s। तो इस तरीके से एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है भाई। इस ऑर्डर में जो है एनर्जी इंक्रीज हो रही है। बेसिकली आप लोग 1 2 3s इस तरीके से एक टेबल सी बना लें और उसके अंदर ये एरोज डाल दें, उसके हिसाब से फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन जो है भर पाएंगे। तो ये बताता है भाई ऑफबा प्रिंसिपल। ऑफबा प्रिंसिपल में बेसिकली क्या है, एनर्जीज का ऑर्डर हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं बड़े ही आराम से। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन में हमें ये ड्रॉ करके नहीं बताना है। अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ 3p की और 4s की और 3d की, इनमें किस ऑर्बिटल की या फिर किस सबसेल की एनर्जी कम ज्यादा होगी, तो हम लोग ये ड्रॉ नहीं करेंगे वहां पर n प्लस रूल के हिसाब से आंसर लिखेंगे, ठीक है। दोनों के लिए n प्लस एल की वैल्यू निकाल के दिखाओ, अगर वो सेम आ जाए तो n की वैल्यू किसकी ज्यादा है ये बताओ। तो इस तरीके से एक ऑर्डर बन जाता है। जब भी हमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी होगी, किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी है, आप लोग छोटा सा ही डायग्राम बना लेना रफ नोटबुक पे, आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा 4 5 अटेम्प्ट के बाद ही, ठीक है। अब आते हैं हमारे मेन कॉन्सेप्ट पे। हमने बोला था किसी एक सबसेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल होंगे सबकी एनर्जी सेम होगी, तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे भरे, पहले किसके अंदर भरे। अभी तक तो हमें यही पता है कि जिसके अंदर एनर्जी कम है उसके अंदर पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अगर एनर्जी ही सेम हो जाए दो ऑर्बिटल की, तब हम लोग क्या करेंगे, तो वहां पर दो रूल हैं भाई हमारे पास जो काम आते हैं। एक तो हो गया एफबा प्रिंसिपल, जो कि सबसेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भर सकता है। ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भरने के लिए दो रूल आते हैं। पहला होता है भाई पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और दूसरा होता है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये दो रूल अगर हमें फॉलो करने आ गए तो हम आराम से इलेक्ट्रॉन भर पाएंगे। वहीं से पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर इलेक्ट्रॉन हम लोग भर पाएंगे हर एलिमेंट के अंदर। तो वन बाय वन देखते हैं भाई ये दोनों रूल आखिर हैं क्या। देखो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम फोर क्वांटम नंबर। किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन के, एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, कोई एक सेल है, मान लो कि थर्ड सेल की हम लोग बात कर रहे हैं। थर्ड सेल के अंदर तीन सब सेल होंगी, एस पी और डी, ध्यान से सुनना। पी ऑर्बिटल कितने होंगे भाई, तीन होंगे। अगर पी ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो उनके लिए क्या है भाई, देखो 3p में अगर दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो देखो यहां पर मैं आपको लिख के बताता हूं, 3p एक्स वाले ऑर्बिटल की हम लोग बात करेंगे। 3p सब सेल में तीन ऑर्बिटल हो सकते हैं, 3px 3py 3pz। इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों की स्पिन उल्टी होने वाली है। एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा। ये बताया था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर तो सेम नहीं होंगे। अगर सेम ऑर्बिटल के अंदर भी दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इनके लिए भी एक क्वांटम नंबर तो जरूर अलग होगा। इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं आपको बताऊं सारे क्वांटम नंबर क्या है, देखो थर्ड सेल में प्रेजेंट है तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए एन की वैल्यू कितनी हो गई भाई, इसके लिए भी 3, इसके लिए भी 3। हर एरो एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी डायरेक्शन के साथ, ठीक है, ये मान लो। तो क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में प्रेजेंट है तो एन की वैल्यू दोनों के लिए हो गई 3। एल की वैल्यू क्या होगी दोनों के लिए, देखो दोनों पी सब सेल में प्रेजेंट हैं तो एल की वैल्यू दोनों के लिए होने वाली है 1 1 1। एम एल की वैल्यू क्या होगी, एम एल क्या होता था भाई हमारे पास, ये होता था हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एम एल की वैल्यू कितनी हो सकती थी भाई, -L से लेके
प्लस एल तक। तो यहाँ पर अगर एल की वैल्यू इन दोनों के लिए 1 है तो यहाँ पर एम एल की वैल्यू इनमें से कहां कहां तक आएगी देखो, क्योंकि ये थर्ड सेल है, थर्ड के अंदर सब सेल होती हैं भाई एस पी और डी। पी सब सेल की बात कर रहे हैं तो इसके लिए एल की वैल्यू कितनी है, 1 है। एम एल की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, -1, 0, +1, ये तीन वैल्यू हो जाएंगी। अब -1 वैल्यू मान लो है 3p(x) की, 0 वैल्यू है 3p(y) की और +1 वैल्यू है 3p(z) की। तो मतलब अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में हैं तो इनके लिए ml की वैल्यू भी सेम होगी। अब वो सेम वैल्यू -1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और +1 भी हो सकती है। तो ml की वैल्यू -1 भी हो सकती है और 0 और +1, वो हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर मान लो कि px के लिए वैल्यू है -1, लेकिन ml की वैल्यू इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सेम होगी। ये दोनों क्योंकि या तो 3p(x) में है या 3p(y) में है या फिर 3p(z) में है, उसको हम लोग -1, 0 या फिर +1 में से कुछ भी बोल सकते हैं। अगर एक बार के लिए हम लोग ऐसा बोल दें भाई, तीनों ऑर्बिटल्स को मैं कुछ ऐसे ड्रॉ कर दूं, ये है 3p(x), ये है 3p(y), ये है 3p(z), इसकी वैल्यू है 0, इसकी है +1, इसकी है -1। मान लो मैंने इस तरीके से बोल दिया, तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन 3p(x) के अंदर ऐसे प्रेजेंट हैं तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक चीज देखो, n भी सेम हो गया, l भी सेम हो गया, और क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में है तो ml भी सेम हो गया, कितना, +1। लेकिन चौथा क्वांटम नंबर जो था वो इनके लिए भी अलग हो जाएगा। एक की स्पिन अगर +½ है, दूसरे की स्पिन -½ हो जाएगी। स्पिन क्वांटम नंबर दोनों के लिए अपोजिट हो जाएगा। s क्वांटम नंबर जो था लास्ट वो अलग हो जाएगा। तो यहां पर यही बात है कि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन के। अगर सेम ऑर्बिटल में भी प्रेजेंट है तो उनके लिए n सेम हो जाएगा, l सेम हो जाएगा, ml भी सेम हो जाएगा, लेकिन s की वैल्यू दोनों के लिए अलग होगी। ये एक रूल था पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। नेक्स्ट, इसी एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का भाई एक एप्लीकेशन भी है। हम लोग डायरेक्टली ये बता सकते हैं कि किसी भी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। पहली सेल में चाहे सब सेल कितनी भी बने, ऑर्बिटल कितने भी बने, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने भी हों, अगर हमें सेल का पता चल जाए तो डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं कि उस सेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। कितने भरे जा सकते हैं, 2n²। यहां से हम लोग डायरेक्टली भर के देखते हैं भाई इलेक्ट्रॉन। देखो, पहली सेल में कितनी सब सेल होती हैं, एक ही होती है, s। s सब सेल में ऑर्बिटल कितने होंगे, एक ही होगा, 1s। अब एक ऑर्बिटल के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे 1s ऑर्बिटल में, 2। यही चीज हम लोग इस फॉर्मूला के हिसाब से निकाल के देखते हैं। पहली सेल हमारे पास थी, n की वैल्यू 1 रखो, यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 2 ही आने वाला है। तो ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। सेकंड सेल की अगर बात करें तो सेकंड सेल में कितने सब सेल होती हैं, 2, एक s और एक p। सेकंड s सब सेल के अंदर 2s के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं भाई, एक ही होता है खुद 2s। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे वहां पर, 2। एक ही ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं उसमें। नेक्स्ट, 2p के अंदर कितने p ऑर्बिटल होते हैं भाई, 3 p ऑर्बिटल होते हैं। कितने p ऑर्बिटल होते हैं, 3। तीनों को क्या बोला जाता है, px, py और pz। अब टोटल ऑर्बिटल अगर 3 हो गए तो उन तीनों में इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं, एक ऑर्बिटल में 2, मतलब 3 के अंदर 3 दूनी 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरे जा सकते हैं। तो सेकंड सेल के अंदर 2s सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 2p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। टोटल कितने हो गए भाई सेकंड सेल के अंदर, 8। अब इस फॉर्मूला के अंदर हिसाब से हम लोग निकाल के देखते हैं। इसके हिसाब से टोटल इलेक्ट्रॉन जो फिल किए जा सकते हैं वो हैं 2n²। n की जगह पर 2 रखो, 2 दूनी 4 दूनी 8, यही सेम आंसर आएगा। ऐसे ही थर्ड के लिए भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो डायरेक्टली अगर हमें ये निकालना पड़ जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे किसी भी एक सब सेल में, तो डायरेक्टली इस फॉर्मूला से निकल सकता है। ठीक है भाई। एक और बात जो क्लास 10th में हम लोग पढ़ते हैं भाई, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखना शुरू करते हैं वहां पे, 2, 8, 18, 36। मतलब पहली सब सेल में, दूसरी सब सेल में, तीसरी में और चौथी में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसका नंबर ये होता है। यहां से ये फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है। अब
सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरना हम लोग सीख चुके थे क्लास 10th में ही। अब हमें क्या करना है भाई, सब सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे भरने हैं, और सब सेल के बाद भी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे भरने हैं। ठीक है, तो एक था ये रूल। ये रूल बेसिकली क्या बताता है, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन आएंगे और दोनों की स्पिन उल्टी होगी। ये रूल है। एक ऑर्बिटल के अंदर, कोई भी ऑर्बिटल हो उसमें दो इलेक्ट्रॉन आएंगे इस तरीके से और दोनों की स्पिन उल्टी होगी। ये है पोलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट रूल होता है भाई हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये क्या बताता है देखो, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबसेल will not happen until all these orbitals are singly filled। किसी भी सबसेल के अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं और कुछ ऐसा हुआ कि भाई उस सबसेल में मल्टीपल ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, तो इलेक्ट्रॉन उनके अंदर कैसे भरेंगे, हम पेयरिंग तब तक नहीं करवाएंगे जब तक सभी ऑर्बिटल को बराबर इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए, सिंगली फील्ड ना हो, सबको एक एक मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग किसी भी एक ऑर्बिटल को दो इलेक्ट्रॉन देंगे। इसका क्या मतलब है भाई, देखो मैंने यहाँ पर चार सबसेल बना रखी है, एक है एस, एक है पी, पी के अंदर तीन ऑर्बिटल होते हैं, तीनों को मैंने एक अलग अलग बॉक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट सबसेल मैंने बना रखी है डी, उसके अंदर होते हैं पांच ऑर्बिटल, पांचों को मैंने एक एक बॉक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास एफ सबसेल, एफ सबसेल के अंदर होते हैं भाई सात ऑर्बिटल, सातों को मैंने एक एक बॉक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम लोग सीखते हैं इलेक्ट्रॉन भरना। मान लो एस ऑर्बिटल के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन भरना था एक, एक इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, सिंपल सा ऐसे भर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएगा। अब सिंगली फील्ड ये हो गया है। अगर हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन भरना पड़ जाए तो वो सेम स्पिन के साथ नहीं होगा, अपोजिट स्पिन के साथ होगा। ये कौन सा रूल था, ये इससे पिछला रूल था, पोलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। किसी भी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो दोनों की स्पिन उल्टी होती है, एक को अगर अप डायरेक्शन में दिखाया है दूसरे को डाउन दिखाना पड़ेगा। मान लो अब पी सब सेल के अंदर हमें मल्टीपल इलेक्ट्रॉन भरने हैं, कितने भरने हैं, चार इलेक्ट्रॉन भरने हैं। चार इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, मान लो चार ऐसे भरेंगे भाई, पहला इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। पेयरिंग हम लोग तब तक नहीं करेंगे, मतलब सेम ऑर्बिटल को एक और इलेक्ट्रॉन से पेयर तब तक नहीं करेंगे जब तक सभी ऑर्बिटल्स को, जितने भी ऑर्बिटल उस सब सेल में हैं उन सभी को सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाता, जब तक सिंगली फिल नहीं हो जाते। टोटल इलेक्ट्रॉन देने हैं चार, तो पहले एक दो तीन, ऐसे तीनों ऑर्बिटल्स को एक एक इलेक्ट्रॉन दो, सिंगली फिल हो गए हैं तीनों, उसके बाद चौथा इलेक्ट्रॉन भरो, यहां पर आ जाएगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरे जाते हैं। यहां पर मैंने क्या माना कि पी के अंदर चार इलेक्ट्रॉन भरने थे, अगर पांच भरने होते तो एक और भर देते बीच वाले में, अगर तीन भरने होते तो तीनों को सिंगली फिल करते, है ना। ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग काउंट करते हैं भाई, ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। मान लो डी के अंदर हमें भरने हैं सात इलेक्ट्रॉन, कैसे भरेंगे भाई, सात इलेक्ट्रॉन अगर भरने हैं तो सबसे पहले सिंगली फिल करो जितने भी होते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव। जब सारे सिंगली फिल्ड हो जाए उसके बाद में पेयरिंग शुरू करना, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, दो। अब पेयरिंग कर सकते हैं, सेम स्पिन मत दिखाना। मान लो कि इस तरीके से डी ऑर्बिटल है तो ऐसा हम लोग नहीं दिखा सकते कि पांच ऑर्बिटल पांच इलेक्ट्रॉन ये हो गए और छठा और सातवां इलेक्ट्रॉन भी हमने ऐसे ही बना दिया। उसके हिसाब से कौन सा रूल गलत हो जाएगा, पोलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का वोलेशन हो जाएगा। वो उसने क्या बताया था भाई, किसी सेम ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन सेम नहीं हो सकते। अगर इन दोनों को ही हमने अप दिखा दिया, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं, दोनों के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू प्लस हाफ हो जाएगी। सेम ऑर्बिटल में है तो पहले के तीन क्वांटम नंबर ऑलरेडी सेम है, तो ऐसे तो चारों क्वांटम नंबर ही इनके सेम हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। एक किसी भी सबसेल में, एक किसी भी ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम और दोनों की स्पिन अपोजिट होती है। एक क्लॉकवाइज है जिसको हम लोग अप मान रहे हैं, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा जिसको डाउन से हम लोग दिखाएंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, मान लो कि एफ सबसेल में हमें भरने हैं कितने इलेक्ट्रॉन, आठ इलेक्ट्रॉन भरने हैं। कैसे भरेंगे, पेयरिंग तब तक नहीं करवानी, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है ये, पेयरिंग तब तक नहीं करवानी जब तक सभी ऑर्बिटल्स सिंगली फील्ड ना हो। पहले सिंगली फील्ड करो, एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन तीन चार पाँच छः सात इलेक्ट्रॉन। अब जो आठवां इलेक्ट्रॉन है उसकी पेयरिंग हम लोग करवा सकते हैं ऐसे।
इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं किसी भी सबसेल के अंदर, क्योंकि एफ सबसेल के सातों ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर है, तो सबको पहले बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन दो। ऐसा नहीं कि इस ऑर्बिटल को हमने एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिया और उसके अंदर पहले ही दो भर दिए, इसको हमने एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिया इसके अंदर दो भर दिए, वो गलत हो जाएगा। सभी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन सभी के अंदर रह सकता है। सबसे पहले सभी को सिंगली फील्ड करो, उसके बाद किसी में भी इलेक्ट्रॉन भरना जो है शुरू करो। ठीक है भाई, तो ये था हंट्स रूल। अब यहां पर देखो भाई, एक क्वेश्चन है हमारे पास बहुत सिंपल सा। हमें क्या करना है, 4D सबसेल हमको दे रखी है और हमें इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरने हैं। जैसे कि पहले में हमें 6 इलेक्ट्रॉन भर के दिखाने हैं इसके अंदर, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन भर के दिखाने हैं। तो ऐसे हमें फिलिंग करनी है। बस ये क्या है, 4D ऑर्बिटल है। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, हमें बेसिकली तीन बातों का ध्यान रखना है। पहली तो थी उफ्बा प्रिंसिपल, जिनकी एनर्जी कम होगी उसको पहले फिल करेंगे, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसको बाद में फिल करेंगे। क्योंकि ये पांचों ही ऑर्बिटल 4D सबसेल के ऑर्बिटल है, तो एनर्जी तो सबकी सेम हो गई। बाकी के दो प्रिंसिपल के हिसाब से अब हमें भरना पड़ेगा। पहला प्रिंसिपल क्या था, पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। किसी भी एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन उल्टी होगी, अपोजिट होगी। और फिर था हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जब तक सिंगली फील्ड सारे ऑर्बिटल ना हो जाए पेयरिंग नहीं करवानी है। तो यहां पर देखो भाई, 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, कैसे भरेंगे, सीधा सा रूल है, सिंगली भरते रहो, 1 2 3 4 5। सिंगली फिल हो गए सारे, अब पेयरिंग करवा सकते हैं, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बना सकते हैं, सेम ऑर्बिटल के अंदर दो का पेयर बना सकते हैं। ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन हम लोग भरेंगे। अगर इसी में हमें सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो कैसे भरेंगे भाई, 1 2 3 4। सिंपल, पेयरिंग नहीं करवाएंगे किसी की भी जब तक सारे के सारे सिंगली फील्ड ना हो जाएं। अगर 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5। पेयरिंग नहीं करवानी है जब तक सारे ऑर्बिटल्स सिंगली फील्ड ना हो जाएं। रीजन क्या है इसका, सबकी एनर्जी सेम है, सबको बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन मिलने चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो भाई देखो, 1 2 3 4 5। 5 भरे गए, 3 और बच गए। अब पेयरिंग करवा सकते हैं, किस किस की होगी, 3 की ही पेयरिंग होगी। इस तरीके से करेक्ट हम लोग भर पाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। 10 भरने होते तो दो और भर देते, 11 नहीं भर पाते हैं ना, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिल इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट ऑफ 4D सब शेल। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें भरने होते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना सीखते हैं अभी, ठीक है। सब सेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन हमें समझ में आ गया है कैसे भरने होते हैं। सब सेल के अंदर तो और सिंगल और सिंपल है। अफबा प्रिंसिपल के हिसाब से इस तरीके का डायग्राम बनाओ, एरोज लगाओ और भरना शुरू करो। ऑर्बिटल्स के अंदर भी हम लोग सीख चुके हैं। ऑर्बिटल्स के अंदर दो प्रिंसिपल फॉलो करने होते हैं, पहले सिंगली भरो उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करो, बस। ठीक है, ये सिंपल से रूल फॉलो करने हैं। सबसे पहले क्या करो, सभी ऑर्बिटल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लिख लो। इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे निकलता था, या तो n+l की वैल्यू निकालो सबके लिए, या फिर इस तरीके का ये स्ट्रक्चर रट डालो, 1s 2s, और उसके बाद में लगा दो डिफरेंट डिफरेंट एरोज। ऐसे हम लोग पता लगा सकते हैं, ठीक है। देन दो प्रिंसिपल थे भाई हमारे पास जो फॉलो करने थे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, कार्बन की, नियोन की, ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की। सबसे पहले टोटल इलेक्ट्रॉन देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई, 6 होंगे। डिफरेंट सब सेल में इलेक्ट्रॉन भर दो। यहाँ पर कौन सी सब सेल होती थी भाई, देखो सबसे पहले होती है 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद 4s, उसके बाद 3d। अब जरूरी नहीं है कि इन सब की हमें जरूरत हो या फिर सारे लिखने पड़ेंगे, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। 6 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं। 1s ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं भाई, दो आ सकते हैं, दो भरे गए, कितने बचे, 4। 2s ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो ही आ सकते हैं, दोनों भरे गए। अब यहां पर बचे दो इलेक्ट्रॉन और सबशेल बच गई 2p। क्योंकि ये 2p सबशेल है तो इसके अंदर 3 ऑर्बिटल होंगे। 2p के अंदर
तीन ऑर्बिटल्स कुछ इस तरीके से होंगे, 2p x 2py 2pz। अब दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 2p के अंदर ही, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन वो दो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से आएंगे ये आपको पता जरूर होना चाहिए। वो दो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आएंगे। दोनों की पेयरिंग नहीं करवानी है, ठीक है, दोनों की पेयरिंग नहीं करवानी है। हालांकि अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना भाई, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस मोस्टली सीबीएसई एग्जाम में या फिर कहीं पर भी पूछते हैं वो सब शेल तक ही होती है। आपको मैक्सिमम केसेस में ऑर्बिटल्स को मेंशन भी नहीं करना पड़ता। अगर आपसे स्पेशली पूछ ले कि भाई ऑर्बिटल्स के अंदर भी हमें बताइए कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप 2p2 तक छोड़ सकते हैं। बाकी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है वो लिखने की जरूरत भी नहीं होती, सिर्फ 2p तक ही लिख दें। लेकिन अगर आपको ऑर्बिटल भी मेंशन करना है तो हम लोग क्या कैसे लिखेंगे भाई, कॉन्फ़िगरेशन देखो, उसके लिए ध्यान से लिखना, 1s2 2s2 2px 2py 2pz, ये तीन ऑर्बिटल हो गए। 2px के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, 2py के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, 2pz में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, जीरो। ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अगर आपसे ऑर्बिटल भी पूछ लिया जाए। अगर ऑर्बिटल नहीं पूछा, सीधा से ये पूछा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो सब शेल तक भी चल जाएगी, आपको ऑर्बिटल्स अलग अलग से मेंशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऐसे टोटल इलेक्ट्रॉन भरने हैं भाई। अच्छा, कार्बन में 6 एटॉमिक नंबर है, 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन मत भरना, टोटल काउंट कर लेना एक बार, दो दो चार और दो 6। बस सभी रूल को फॉलो करना है। दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बस इतना सा फर्क है, इससे हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है भाई। इसका मतलब ये है कि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ने हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का भी ध्यान रखा है, ठीक है। नियोन को देखो भाई, अब सबसे पहले एटॉमिक नंबर देखो, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन। नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10। अगर 10 है इसका एटॉमिक नंबर तो देखो भाई 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अच्छा, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही प्रोटॉन होते हैं एटम में, ठीक है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, आगे 4p वगैरह ऐसे चलते रहेंगे। सबकी तो हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी, 10 ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 1s में कितने आ सकते हैं भाई, दो आ सकते हैं। 2s में कितने आ सकते हैं, दो आ सकते हैं। 2p सब शेल में तीन ऑर्बिटल हैं, 2px 2py 2pz, इसलिए 2p में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 6। 6 लिख दो यहाँ पर, 6 इलेक्ट्रॉन तो है हमारे पास बचे हुए, है ना। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई, 10 हो गए, 6 और 2 8 हो तो 10। तो ये हो जाएगी नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर आपको जिनके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, जीरो जीरो इलेक्ट्रॉन हो, वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो 3d 4s 3p 3s इन सबको कर दो डिलीट। ये हो जाएगी नियोन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p4, ऐसे हो जाएगी भाई ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है ऑक्सीजन की तो उसमें क्या फर्क हो जाएगा, बस देखो, 1s2 2s2 2px 2py 2pz, तीनों ऑर्बिटल को खोल के लिख दो। और फिलिंग कैसे करनी थी भाई, देखो कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं पी के अंदर भरने के लिए, देखो दो और दो चार, 8 में से 4 तो पहले ही भरे गए 1s और 2s के अंदर। अब बचे हैं 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब इन तीन पी ऑर्बिटल के अंदर हमें 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। कैसे भरेंगे, पहले सिंगली भरो, उसके बाद में पेयरिंग करवा दो। अच्छा, ये जो एरो है ना, ये फुल एरो भी लिखे हुए होते हैं, हाफ एरो भी चल जाते हैं, इसमें कोई भी रॉन्ग नहीं है। आप लोग हाफ एरो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाफ एरो कंप्लीट एरो में कोई भी गलती नहीं है, आप लोग कौन सा भी फॉलो कर सकते हो। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे। अब अगर ऑर्बिटल्स भी हमें कॉन्फ़िगरेशन के अंदर दिखाने हैं तो ऐसे दिखा सकते हैं भाई, 2px के अंदर दो, 2py के अंदर एक, 2pz के अंदर भी एक, ये सिंपल सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऑर्बिटल्स वगैरह नहीं पूछते, सिंपल सी सब शेल तक की कॉन्फ़िगरेशन से ही आपकी बात बन जाती है। बस ध्यान में ये रखना, एस में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे सब शेल में, पी सब शेल में कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन, तीन ऑर्बिटल होते हैं तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तीन दूनी 6, 3 चौजा 6। अगर डी सब शेल है तो उसमें डी सब शेल में ऑर्बिटल होते हैं 5, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 10, 5 दूनी 10, ठीक है।
नाइट्रोजन देखो भाई एटॉमिक नंबर है 7, 1s2 2s2 2p3। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख सकते हैं नाइट्रोजन के लिए। अगर इसके लिए भी 2px 2py 2pz अलग 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 से दिखाना है तो तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन जितने भी है वो लिख लो और उसके बाद में भर दो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में। कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं भाई हमारे पास। एक कॉन्सेप्ट होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या होता है भाई, सेल में आखिरी सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, अब वो आखिरी सेल किससे हम लोग देखेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, उसके अंदर जितने टोटल इलेक्ट्रॉन है उसी को बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें बताना है तो कैसे बताएंगे भाई, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दो कॉन्फ़िगरेशन में और लास्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है वही होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के लिए कितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो सिंपल सा है, 9 इलेक्ट्रॉन फिल करो सबसे पहले तो, 1s2 2s2 2p, कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं भाई, 5 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। पी के अंदर 6 आ सकते हैं तो 5 तो पक्का ही आ जाएंगे, है ना। ऐसे 9 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। अब इस कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट सेल कौन सी है, लास्ट सेल का मतलब है वो सेल जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे ज्यादा है, तो सेकंड सेल ही लास्ट है। कितने इलेक्ट्रॉन है भाई टोटल लास्ट सेल में, देखो 2s को भी काउंट करना है, अकेले 2p को काउंट नहीं करना है। तो फ्लोरीन के अंदर बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7 हो गए। सेकंड सेल लास्ट सेल है, ये हो गई लास्ट। नेक्स्ट लिखते हैं भाई क्लोरीन के लिए। क्लोरीन की सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये कॉन्फ़िगरेशन बनने वाली है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17। अगर आपको कंफ्यूजन है अभी भी तो ओफ्मा प्रिंसिपल ध्यान रखना, 1s लिखो, 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4s 5s 6x 7s 5p 6p 7p 5d 6d 5f। उसके बाद क्या करो, एरोज लगाओ, डायगोनली एरो लगाने होते हैं भाई, ठीक है। 1s के बाद फिर वापस घूम के 2s 3s, इस तरीके से ऑर्डर लिख दो और ऑर्डर लिखने के बाद क्या करना है भाई, कॉन्फ़िगरेशन बना दो। देखो भरते हैं भाई, ब्रोमीन के अंदर इलेक्ट्रॉन, अच्छा क्लोरीन के अंदर देखो थर्ड जो शेल है उसके अंदर 3s है और 3p है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे वैलेंस के अंदर, 5 और 2 7, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7। अब ब्रोमीन के अंदर भरो, 1s2 2s2 2p6, टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए 10। बेसिकली 10 इलेक्ट्रॉन होते ही हम ये बार सा लगा देंगे ताकि हमें आइडिया आ जाए कितने इलेक्ट्रॉन भर लिए और कितने भरने बाकी है। नेक्स्ट होता है भाई 3s2 3p6, इसके बाद आता है 4s। देखो 3s के बाद बारी किसकी आती है, 3p की, 3p के बाद आती है भाई 4s की, 4s के बाद 3d आता है। तो देखो भरो इसके अंदर, 3s के अंदर हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन फिर से कंप्लीट हो गए। 3d, d सब सेल में होते हैं 5 ऑर्बिटल, टोटल इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन और यहाँ तक हो गए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन अब तक हम लोग 30 भर चुके हैं भाई, 5 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं। 3d के बाद किसका नंबर आता है भाई, 4p का। 4p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 6 भरे जा सकते हैं, लेकिन ब्रोमीन में 5 ही बचे हैं तो 4p5 हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल कौन सी है भाई, फोर्थ। फोर्थ के अंदर 4p को काउंट किया जाएगा, 4s को काउंट किया जाएगा, 3d को काउंट नहीं करेंगे। लास्ट शेल अभी भी फोर्थ ही रहेगी, तो 5 और 2 7, टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 7। ऐसे ही आयोडीन की कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन उसके अंदर भी 7 ही मिलने वाले हैं। बेसिकली पीरियोडिक टेबल में सेम ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट हो सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम ही रहने वाला है, ठीक है। ये पूरी हेलोजन फैमिली के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन ही होने वाले हैं। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऐसे हम लोग भर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट बात करते हैं भाई कुछ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की। तो देखो बेसिकली ऑर्बिटल्स के अंदर काफी तरीकों से इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। 2p के अंदर
एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, छह तक हो सकते हैं। लेकिन कुछ कन्फिग्रेशन हो सकती है, कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या हो, अगर पांच ऑर्बिटल है तो पांचों में इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे भरे जाएं, दो दो भरे जाएं, या फिर पांचों में आधे आधे भरे जाएं। इसको बोलेंगे हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन, इसको बोलेंगे फुल्ली फील्ड कन्फिग्रेशन। ये दोनों कन्फिग्रेशन बाकी की कन्फिग्रेशन से स्टेबल होती हैं। मान लो तीन ही इलेक्ट्रॉन है, दो ऑर्बिटल खाली पड़े हैं, तो उससे ज्यादा स्टेबल होगी ये दो कॉन्फ़िगरेशन कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होती है। और इनके अंदर भी अगर कंपैरिजन करें तो ऊपर वाली ज्यादा स्टेबल होती है, ये वाली थोड़ी सी कम होती है, लेकिन दोनों ही बाकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन बन सकती है उनसे काफी ज्यादा स्टेबल होती है। इनकी स्टेबिलिटी के दो रीजन है। पहला है बेटर शील्डिंग ड्यू टू सिमेट्रिक फीलिंग। इसका क्या मतलब है, देखो न्यूक्लियस के बाहर सभी ऑर्बिटल्स की अरेंजमेंट अलग अलग होती है। मान लो तीन पी ऑर्बिटल है, तीनों पी ऑर्बिटल्स की अरेंजमेंट अलग अलग होगी। एक एक्स डायरेक्शन में होगा, दूसरा वाई में होगा और तीसरा जेड में होगा। इस तरीके से अरेंजमेंट होगी। अगर हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो इसका मतलब एक्स की डायरेक्शन में, वाई की डायरेक्शन में और जेड की डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शंस में ही सेम मात्रा में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। सिमेट्रिकली फील्ड है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज बराबर बटी हुई है न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो वहां पर न्यूक्लियस बेटर अट्रैक्ट कर पाता है इलेक्ट्रॉन को, बेटर बॉन्डिंग हो पाती है। इस वजह से क्या होता है भाई, बेटर शील्डिंग एक तरीके से हो जाती है। न्यूक्लियस जब अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को तो एक सफेरिकल स्ट्रक्चर वहां पर बन जाता है, एक सफेरिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पर फैल जाती है, एक शील्डिंग हो जाती है न्यूक्लियस की। तो बेसिकली इतना सा समझना है, अगर सिमेट्रिकली फैले हुए हैं तो न्यूक्लियस बेटर अट्रैक्ट कर पा रहा है, इसीलिए बेटर फोर्स दोनों के बीच में लग रही है। न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, तो जो अपोजिट चार्जेस की फोर्स है वो बेटर काम कर रही है। नेक्स्ट है भाई exchange energy is maximum when subcells are half filled or completely filled। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता हूँ, जब मल्टीपल लेवल्स ऑफ एनर्जी बन जाते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता रहता है। मतलब मान लो दो एनर्जी लेवल है, ये पांच ऑर्बिटल जैसे हैं, ये पांचों की एनर्जी सेम है तो सेम लेवल पे ही है। वैसे ही मान लो दो एनर्जी लेवल है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी जा सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है। अगर दो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एनर्जी लेवल सेम है इसलिए इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा सकता है बिना रेडिएशन वगैरह को एब्जॉर्ब किए। देखो अगर हम लोग एक्स्ट्रा एनर्जी उसको देते थे तब इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर नीचे जा सकता था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एनर्जी सेम है लेकिन लेवल्स अलग अलग हैं, मल्टीपल एनर्जी लेवल्स हमारे पास प्रेजेंट है, इस ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल है, इसका कुछ है, इसका कुछ है, तो लेकिन एनर्जी क्योंकि सबकी बराबर है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है। तो अगर हाफ फील्ड होंगे तो ये एक्सचेंज जो है इलेक्ट्रॉन्स का ये मैक्सिमम हो जाता है। यहाँ पर पांच इलेक्ट्रॉन्स हैं, पांचों अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, ये एनर्जी का एक्सचेंज मैक्सिमम होगा अगर सभी ऑर्बिटल्स के अंदर बराबर इलेक्ट्रॉन है, चाहे सब में एक एक हो, चाहे सब में दो दो हो। तो इस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी क्योंकि ये मैक्सिमम होता है, वहां पर एनर्जी की लोअरिंग भी मैक्सिमम होती है। बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर जिनकी एनर्जी लेवल सेम है, वहां पर एनर्जी थोड़ी सी लोअर हो जाती है क्योंकि सिस्टम के अंदर थोड़ी सी स्टेबिलिटी वहां से आ जाती है। तो ये स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कब आएगी, जब वो एनर्जी रिलीज मैक्सिमम होगा। और एक्सचेंज रिलीज मैक्सिमम कब होगा, जब सारे ऑर्बिटल या तो हाफ फील्ड होंगे या फिर कंप्लीटली फील्ड होंगे। तो इस वजह से हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन और फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन कंपैरेटिवली स्टेबल होती है बाकी की कॉन्फ़िगरेशन से। नेक्स्ट आता है भाई एक शील्डिंग इफेक्ट। ये टॉपिक असल में हम लोग पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, लेकिन अभी अभी क्योंकि आपने एस पी और डी और एफ सब सेल के बारे में अच्छे से पढ़ा है, कैसे होती हैं क्या होती हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर भी एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो कि कोई भी एक सेल है, फोर्थ सेल मान लो कि हो गई, उसके अंदर की ये चारों सब सेल की हम लोग बात कर रहे हैं। मान लो पूरी तरीके से फिल कर देते हैं हम लोग। पूरी फिल का मतलब है एस के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो भर दिए। पी के अंदर छह इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, छह के छह हमने भर दिए। डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मान लो 10 के 10 हमने भर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मान लो 14 हमने भर दिए। 2 3 4
6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, ये भी हमने भर दिए। अब यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान से समझो, बाहर की तरफ है नेगेटिव चार्जेस क्योंकि इलेक्ट्रॉन से, इसलिए नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है। बीच में प्रेजेंट है पॉजिटिव चार्ज, जितना नेगेटिव चार्ज टोटल इलेक्ट्रॉन का उतना ही पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर भी है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी हैं। इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगती है जो कि होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो फोर्स डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन जितने पास होंगे फोर्स उतनी ही मजबूत लगेगी, अट्रैक्टिव फोर्स उतनी ही ज्यादा होगी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, और इलेक्ट्रॉन जितना दूर हो जाएंगे वो फोर्स भी उतनी ही कम हो जाएगी। ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब क्योंकि एस सब शेल और पी सब शेल कंपैरेटिवली क्लोज है न्यूक्लियस के, तो इनके बीच में अच्छी खासी फोर्स हम लोग मान सकते हैं कि लग रही है। डी और एफ के बीच में उतनी ज्यादा फोर्स नहीं लग रही, कम लग रही है ना, डिस्टेंस दूर होती जा रही है तो फोर्स कम होती जा रही है। अब इसकी वजह से क्या होगा भाई, एस और पी के इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली ज्यादा पास मिलेंगे न्यूक्लियस के, कंपैरेटिवली थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएंगे न्यूक्लियस की तरफ। तो हम लोग सिंपली ये मान सकते हैं कि एस और पी की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी ना, वो थोड़ी सी न्यूक्लियस की तरफ शिफ्ट हो गई है। एस और पी की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस की तरफ शिफ्ट हो गई है। पहले एस और पी में इलेक्ट्रॉन थे कुछ, वो न्यूक्लियस के क्लोज आते गए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के काफी करीब इकट्ठा हो गए। अब यही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डी और एफ में भी है, लेकिन क्योंकि एस और पी सब शेल वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास आ गई है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, यहां पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी जो है बढ़ गई है, और नेगेटिव चार्ज ही यहां पर भी है। और क्योंकि न्यूक्लियस से कंपैरेटिवली दूर है, ये न्यूक्लियस से दूर है, तो इस नेगेटिव चार्ज का और पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन तो हो गया कम, और इस नेगेटिव नेगेटिव चार्ज का आपस में रिपल्सन हो जाता है ज्यादा। तो सबसे पहले क्या हुआ भाई, एसपी जो है वो न्यूक्लियस के पास थी, इसलिए अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा थी, इसलिए थोड़ा सा और पास आ गए। लेकिन डी और एफ उतने पास नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए, क्योंकि एस और पी में जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो यहाँ पर रिपल्सन भी ज्यादा हो गया। डी एफ के इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ धकेल दिया एस और पी के इलेक्ट्रॉन्स ने। तो एक तरीके से क्या हुआ भाई, देखो डी और एफ के इलेक्ट्रॉन भी यहाँ न्यूक्लियस के पास आ सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं आ पा रहे, क्योंकि एस और पी के जो इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल कर रहे हैं डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स को। तो एक तरीके से एस और पी सब शेल ने न्यूक्लियस के अराउंड एक शील्ड बना ली है, एक इमेजिनरी एटमॉस्फेयर बना लिया है सफेरिकल, जिसकी वजह से डी और एफ यहां पर नहीं आ पा रहे। डी और एफ के इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड हो गए न्यूक्लियस से, डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में उतना अट्रैक्शन नहीं बचा न्यूक्लियस के साथ। इसी को बोला जाता है भाई शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। सीधी सी बात है, एस और पी सब शेल जो है उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होता है डी और एफ से। रीजन क्या है भाई, एस और पी जो है न्यूक्लियस के पास थे, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा थी इसलिए और पास आ गए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के अराउंड के रीजन में बढ़ गई, उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बढ़ने से डी और एफ के बीच में रिपल्सन होने लगी, डी और एफ और ज्यादा दूर सरक गए, और दूर सरकने से क्या हुआ, न्यूक्लियस के बीच में और उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन कम हो गई। इसको बोला जाता है शील्डिंग इफेक्ट। डी और एफ का शील्डिंग इफेक्ट कम होता है क्योंकि उनका साइज बड़ा है, और एस और पी का स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होता है क्योंकि उनका साइज छोटा है, छोटी सी शेल है, चारों तरफ से घेर लेती है हमारे न्यूक्लियस को। इसको बोला जाता है भाई शील्डिंग इफेक्ट। बेसिकली लेंथेनाइड और एक्टिनाइड वगैरह जो पढ़ते हैं ना, तो एक टर्म आती है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, उसका रीजन भी यही शील्डिंग इफेक्ट होता है। आपने अभी अभी इस चैप्टर के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एटम और शील्डिंग इफेक्ट वगैरह पढ़ा है, सबसेल वगैरह पढ़ा है, इसीलिए मैंने स्क्रीनिंग इफेक्ट भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताया है। तो ये था भाई हमारा चैप्टर, जिसके अंदर हमने काफी सारी चीजें कवर की हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने पूरा पढ़ लिया है। बेसिकली जो दो क्वेश्चन हमने किए थे पहले लेक्चर में, मैंने क्या बोला था कि सिर्फ दो ही क्वेश्चन है जिनका जवाब हमें पूरे चैप्टर में ढूंढना है। पहला क्वेश्चन क्या है, एटम आखिर दिखता कैसा है, वो भी हमें समझ में आ गया है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से। दूसरा क्वेश्चन क्या था, इलेक्ट्रॉन आखिर हैं कहाँ,
ये भी हमें समझ में आ गया है क्वांटम नंबर्स की हेल्प से। क्वांटम नंबर हमें ये बता देते हैं कौन सी शेल में इलेक्ट्रॉन है, शेल की कौन सी सब शेल में इलेक्ट्रॉन है, उस सब शेल के कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, उस ऑर्बिटल में भी उसकी स्पिन कौन सी है। तो सारी जानकारी इलेक्ट्रॉन आखिर कहाँ है, कैसा है, सब हमें मिल जाती है। तो इस तरीके से खत्म होता है हमारे पास ये चैप्टर। नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग आगे आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राम राम।